Hello my dear students. So let's start with our next topic, which is a refraction by a lens. Pay attention. In this theory we are going to see that how can a lens make a image formation. Ready? तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि सपोज कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है O. So obviously object distance is denoted by U. ये ऑब्जेक्ट में से रे निकलती है और ये रे मान लो यहां पे कहीं पे मिलती है एंड हियर इट इज मेकिंग एन इमेज आई. ये क्या बना रहा है हमारा इमेज आई. सो दिस इज गोइंग टू बी अवर V. V इज अ इमेज डिस्टेंस. सो एक्चुअली दिस इज द फाइनल प्रोसेस कि भाई पहले ऐसा होता है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज मिलती है. बट ये प्रोसेस को अगर हम डिटेल में स्टडी करें, अगर ये प्रोसेस को एक्सपांड करें, सो व्हाट कैन वी सी? वी कैन सी दैट कि जो भी इंसिडेंट रे है वो इंसिडेंट रे सबसे पहले सरफेस नंबर 1 पे टकराती है, यहां पे टकराएगी. लेट्स से दिस इज द सरफेस नंबर 1 एंड दिस वन इज द सरफेस नंबर 2. सो सरफेस नंबर 1 पे टकराने के बाद एग्जैक्टली क्या होता है ये हमें नहीं पता. सो यहां पे हम इसको डिटेल एनालिसिस करेंगे. फॉर एग्जांपल मान लो कि हम सिर्फ ये सरफेस को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, बाकी सब यहां पे लेंस का पोर्शन है ऐसा अज्यूम कर लेते हैं. ओनली वी आर ड्रॉइंग द सरफेस नंबर 1. अब यहां पे ये मान लो हमारा O है, सॉरी यहां पे ये है हमारा ऑब्जेक्ट O. ठीक है. सो दिस इज अवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U. सो रे सबसे पहले टकराएगी सरफेस नंबर 1 पे. सरफेस नंबर 1 से टकरा के रे यहां पे कहीं पे मिलती है और यहां एक इमेज बनेगी. लेट्स से दिस इमेज इज आई डैश. ये इमेज हमारी ये फाइनल इमेज नहीं है. एक्चुअल में ये पूरी जो प्रोसेस है ना उसमें 2 टाइप की इमेजेस बनती है. एक इमेज पहली सरफेस बनाता है. एक्चुअली प्रोसेस क्या होती है देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. दिस इज द ऑब्जेक्ट, रे यहां से निकला, वो रे एक्चुअली में जाता है सरफेस नंबर 1 पे. सरफेस नंबर 1 क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनाएगा टेम्पररीली, नॉट परमानेंट. और वो टेम्पररी इमेज हमारी आई डैश. फिर दूसरी सरफेस क्या करेगी, दूसरी सरफेस इस इमेज को ऑब्जेक्ट कंसीडर करेगी और इसे ऑब्जेक्ट कंसीडर करने के बाद वापिस उसकी इमेज बनाएगी. ये ऑब्जेक्ट है, पहली सरफेस ने क्या किया, एक इमेज बनाई, टेम्पररी इमेज. दूसरी सरफेस ने क्या किया, उस इमेज को ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया और ऑब्जेक्ट कंसीडर करके उसकी वापिस इमेज बनाई. वो जो फिर से इमेज बनेगी वो हमारी फाइनल इमेज होगी और वो फाइनल इमेज ये है. ठीक है. सो वी आर looking about the intermediate state of the process. Let's say this is the image V. ठीक है. चलो तो मान लो कि यहां पे आउटर मीडियम है N1 और लेंस के अंदर जो मीडियम है वो है सपोज N2. सो यहां पे जो रे है वो हियर ray is traveling from N1 medium to N2 medium. ठीक है. चलो
जब रे N1 में से N2 में जाती है, अब ये लेंस नहीं है, ये किसके जैसा दिख रहा है? ये हमें रिफ्रैक्टिंग कर्व सरफेस, जिसकी थ्योरी हमने प्रीवियसली देखी थी, वो उसके जैसा दिख रहा है। और रिफ्रैक्टिंग कर्व सरफेस में जब रे N1 में से N2 में ट्रैवल करती है, N1 मीडियम में से N2 मीडियम में ट्रैवल करती है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला हमने देखा था, वो फॉर्मूला था -N1/u, वेर u इज अवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये इमेज डिस्टेंस, ये इमेज परमानेंट और फाइनल नहीं है, तो इमेज डिस्टेंस को भी हम v' ही लिखेंगे, टेम्पररी डिस्टेंस। तो प्रीवियस लेक्चर में जो फॉर्मूला देखा था, वो फॉर्मूला को देखो, क्या था फॉर्मूला? -N1/u प्लस N2/v, बट हम क्या करेंगे, यहां पे v' लिखेंगे, इज इक्वल टू N2 - N1/r1। r1 क्या है? r1 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस नंबर 1। तो सरफेस नंबर 1 का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया r1। ठीक है, लेट्स से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब क्या होगा? अब सेकेंड सरफेस की बारी है। चलो, ये हो गया हमारा सेकेंड सरफेस। ठीक है, अब सेकेंड सरफेस की बात करो तो देखो, यहां पे बाहर आउटर मीडियम है N1, लेंस के अंदर का मीडियम है N2, अगेन बाहर क्या होगा? N1। सो ये वाली जो सरफेस है, उसके लिए अंदर का मीडियम क्या हो गया हमारा? N2, और बाहर का मीडियम क्या हो गया? N1 अगेन। सो अब क्या होगा? देखो, हमारी ये जो इमेज बनी थी I', वो ये रही, जिसका ये डिस्टेंस था हमारा, सपोज हमने क्या लिखा था, ये डिस्टेंस v'। ठीक है, चलो, सो नाउ इमेजिन के यहां से अब सेकेंड सरफेस क्या करेगी? ये जो हमारी सेकेंड सरफेस है, वो इस इमेज को ऑब्जेक्ट कंसीडर करेगी। तो ये ऑब्जेक्ट में से लाइट रे निकली, और यहां से फिर वापिस ये रे ऐसे गई, और यहां पे टकराई वापिस इमेज। अरे, ये पॉइंट पे हमें मिलेगी फाइनल इमेज आई, और फाइनल इमेज का फाइनल डिस्टेंस v। तो ये सेकेंड सरफेस जो है, सेकेंड सरफेस के लिए ये जो इमेज है, टेम्पररी इमेज I', वो सेकेंड सरफेस के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट। सेकेंड सरफेस के लिए वो क्या है? ऑब्जेक्ट। चलो, तो अब क्या होगा? अब यहां पे हम क्या लिख सकेंगे कि एक्चुअली में क्या प्रोसेस हो रही है। देखो, यहां पे कुछ कुछ चीजें हैं ना, जो आपको वैसे वैसे थोड़ी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। लाइट पहले N1 मीडियम में से N2 में गई, और अब लाइट रे N2 में से वापस कहां जा रही है? N1 में। ठीक है, सो हियर लाइट एंटर्स फ्रॉम N2 टू N1। नो डाउट हमने अज्यूम तो ऐसा ही किया है कि रे ऐसे आके ऐसे ही जा रही है, बट ये अजम्पशन है। एक्चुअल प्रोसेस यही है, ये और ये एक टाइप का अजम्पशन है कि शायद ऐसा हो रहा होगा, बट एक्चुअली में क्या हो रहा है कि लाइट रे पहले N1 में से N2 में गई, उसके लिए ये लिखा हमने, N1 में से N2 में गया, फिर लाइट रे N2 में से N1 में जा रही है। सो हियर लाइट एंटर्स फ्रॉम N2 टू N1। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? देखो, अगर रे N2 से N1 में जा रहा है तो हमारा ये रिफ्रैक्टिंग कर्व सरफेस इसके जैसा ही, बट ये N1 में से N2 में लाइट जा रही थी, ये N2 में से N1 में जा रही, तो वो केस में हमारा ये जो फॉर्मूला होता है, उसमें N1 और N2 की वैल्यूज इंटरचेंज करनी पड़ती है। तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या था? देखो, यहां पे मैं सिर्फ ऐसे लिख रहा हूं कि ये एक्चुअल फॉर्मूला है जो मैंने कल पढ़ाया था। क्या था?
माइनस n1 बाई यू प्लस n2 बाई वी इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय आर। ये एक्चुअल फॉर्मूला है, सिर्फ ये समझने के लिए मैंने लिखा है। बट ये फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकते हैं? ये फॉर्मूला तब अप्लाई करते हैं जब आपकी लाइट रे n1 में से n2 में ट्रैवल करती है। तो यहां पे हमारी लाइट n2 में से n1 में ट्रैवल कर रही है, तो वो केस में क्या करेंगे, बस n1 और n2 की पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे। तो माइनस n2 बाय u, u is a object distance. For second surface I dash is our object and this is going to be our object distance. So n2 by v dash plus, instead of n2 we have to write n1 and v is the image distance, final image, and final image is this. So here we have to write v is equal to n1 माइनस n2 बाय, क्योंकि टर्म्स इंटरचेंज करने पड़ेंगे ना। अब यहां पे क्या होगा भाई, सेकेंड सरफेस जो है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज है r2, तो वो हो जाएगा हमारा r2। ठीक है, चलो, सो लेट्स से दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। एड इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो क्या होगा देखो, माइनस n1 बाई यू प्लस n2 बाय वी डैश इज इक्वल टू ये इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड है, जिसमें ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो गया माइनस n2 बाय वी डैश प्लस n1 बाय वी इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय r1 प्लस n1 माइनस n2 बाय r2। ठीक है, तो यहां पे प्लस n2 बाय वी डैश माइनस n2 बाय वी डैश कैंसिल हो जाएगा। सो बचा क्या, माइनस n1 बाय यू प्लस n1 बाय वी इज इक्वल टू, अब यहां पे देखो n2 माइनस n1 बाय r1 एज इट इज, बट यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ये n1 माइनस n2 है ना, उसकी जगह n2 माइनस n1 करूंगा, तो उसके लिए यहां लिखना पड़ेगा माइनस, ये दो टर्म को मैं ऐसे कर दे रहा हूं, n2 माइनस n1, है ना, बाय r2। सो व्हाट विल हैपन, माइनस n1 बाय यू प्लस n1 बाय वी इज इक्वल टू, यहां पे n2 माइनस n1 कॉमन निकाल दो, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। इन दोनों में से n1 कॉमन निकल जाएगा और वो n1 कॉमन निकाल के हम ले जाएंगे नीचे यहां। देयरफॉर क्या बचा, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन यू, बस मैंने आगे पीछे लिख दिया, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन n1, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, विच इज द मोस्ट IMP फॉर्मूला। ठीक है, बट इसको अभी थोड़ा और सॉल्व करना बाकी है, जैसे कि लेट्स सी, चलो अब ये फॉर्मूला तो मिल गया। सपोज u इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां है, ऑब्जेक्ट कहां है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो u इनफाइनाइट है, तो 1 अपॉन v, चलो टेबल 10th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक मैंने पढ़ने के लिए बोला था, उसमें लिखा होगा
कि जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो इमेज ऑलवेज कहाँ मिलती है? प्रिंसिपल फोकस पे। तो v हमारा इमेज डिस्टेंस हो जाएगा f। तो ये वैल्यूज अगर यहां पे डाले तो v की जगह हो जाएगा f माइनस 1 बाय इनफाइनाइट इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय n1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो गया, सो बचा क्या? 1 बाय f इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय n1 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2 मोस्ट आईएमपी इक्वेशन। ये क्या हो गया? मोस्ट आईएमपी इक्वेशन। सो क्या मिला क्या ये फॉर्मूला में? इतनी लंबी लंबी थियरी की, नो डाउट थियरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें मिला क्या? देखो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला को बोलते क्या है? सो दिस इज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आया कि व्हाट इज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला, मतलब डिराइव द लेंस मेकर्स फॉर्मूला, तो तुमको ये वाला डिराइव करना है। ठीक है, चलो अब ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला को इक्वेट करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की राइट हैंड साइड इक्वेट है। तो मान लो कि इसको दे दो तुम इक्वेशन नंबर 3, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। फिर अगर बोलो कि कंपेयर इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि दोनों की राइट हैंड साइड सेम है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट करो तो क्या हो जाएगा? दोनों की लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है 1 बाय एफ और इसकी लेफ्ट हैंड साइड है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ये हो गया हमारा लेंस फॉर्मूला। ये क्या हो गया? हमारा लेंस फॉर्मूला। तो यहां पे अब देखो, अगर पूछते हैं कि व्हाट इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला, तो यहां तक लिखना है। व्हाट इज लेंस फॉर्मूला, तो यहां तक लिखना है। ठीक है, अब दोनों ही इक्वेशन क्या डिराइव करते हैं? किसी भी लेंस का फोकल लेंथ फाइंड करना है तो फॉर्मूला, तो इसमें भी फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं, इसमें भी फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब तुमको मीडियम दिए हो डिटेल में कि ये n1 है, ये n2 है, क्वेश्चन में सिर्फ मीडियम्स दिए हैं, r1 और r2 की वैल्यूज दे रखी है, तो तुम f इससे फाइंड कर सकते हो। बट 10th स्टैंडर्ड के जैसे कि भी ऑब्जेक्ट यहां रखा था और इमेज यहां पे मिली, u और v काइंड ऑफ दिया हो और f फाइंड करने के लिए बोला हो, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लेंस फॉर्मूला, ये हो गया लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब यहां पे एक ही चीज बाकी है और वो है मैग्निफिकेशन। देखो तो मैग्निफिकेशन में मैंने आपको मिरर जब पढ़ाया था उसमें भी मैग्निफिकेशन बताया था, इसमें भी मैं फिर से मिरर और लेंस दोनों का मैग्निफिकेशन बताता हूं कि मिरर के लिए m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू होता है, जबकि लेंस के लिए m इज इक्वल टू प्लस वी बाई यू होता है। मैग्निफिकेशन की एक और फॉर्मूला है कि m इज इक्वल टू एच आई बाय एच ओ, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये फॉर्मूला मिरर एंड लेंस दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, ये फॉर्मूला दोनों के लिए आता है, बट ये सिर्फ मिरर के लिए और ये सिर्फ लेंस के लिए। ठीक है, तो यहां तक ये थ्योरी आपको याद रखनी है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में थोड़े थोड़े वर्ड्स दिए हुए हैं, वो वर्ड्स भी आपको लिखने रहेंगे। सिर्फ ऐसे कैलकुलेशंस लिखोगे तो 4 मार्क्स की थियरी में से 3 ही मिलेंगे। यू हैव टू राइट लिटिल बिट्स ऑफ वर्ड्स। चलो देखो,
नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है, एग्जाम्पल 9.7 दिखता है एकदम छोटा सा है बट समझने जैसा है। अ मैजिशियन ड्यूरिंग अ शो मेक्स अ ग्लास लेंस with n is equal to 1.47 disappear in a trough of liquid। चलो, मतलब कि उसके पास एक लिक्विड है, ऐसे एक लिक्विड है, ठीक है। वो लिक्विड में ये उसके पास एक लेंस है छोटा सा। जैसे ही लेंस को लिक्विड में डालता है, लेंस गेट्स डिसअपियर, लेंस गायब हो जाता है। तो वो ये बोल रहे कि ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड कौन सा होगा, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। सो देखो, मान लो कि हमारे पास जो नॉर्मल लेंस होते हैं ना, वो ग्लास के होते हैं। तो जब भी कोई रे ऐसे आता है तो टकरा के मुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये मीडियम एयर है और अंदर जो मीडियम है वो है ग्लास। मीडियम चेंज हुआ ना, इसलिए रे डेविएट हो गया, मुड़ गया। बट अगर हम कुछ भी करके दोनों मीडियम सेम कर दे, कुछ भी करके दोनों मीडियम सेम कर दे, तो लाइट कभी भी नहीं मुड़ेगी। और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि दो होती अलग अलग है लेकिन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। और फिजिक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम मतलब दोनों मीडियम सेम है ना। फिजिक्स में ऐसा है कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम है तो दोनों मीडियम सेम है। मतलब ये लेंस जो कि हमारा ग्लास का था, ये हमारा लेंस ग्लास का था, उसको लिक्विड में डालने के बाद लेंस गायब नहीं होता। एक्चुअली दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो लाइट कोई भी टाइप का डेविएशन करती ही नहीं है, तो तुम्हें कुछ अलग दिखेगा ही नहीं, तुमको सेम जस्ट सेम सा ही दिखेगा। दैट मीन्स द लिक्विड शुड हैव द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज ऑफ द लेंस। एंड लेंस का, ये ग्लास लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी, ग्लास जो है, हमें ये क्वेश्चन में दिया है कि ग्लास लेंस जो वो यूज कर रहे हैं, वो लेंस का, ग्लास लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.47। सो ऑब्वियसली ये लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.47 ही होना चाहिए। एंड 1.47 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लिसरीन का है। किसका है? ग्लिसरीन का। Ready? So this liquid is a nothing but it is a glycerin। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम एक छोटी सी थ्योरी देख लेते हैं, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो थियरी तो वैसे पेज नंबर 327 पे स्टार्ट होती है, यहाँ पे नीचे छोटा सा है पावर ऑफ अ लेंस, बट उसकी डेफिनेशन पीछे दे रखी है। देखो पीछे आपको एक सेंटेंस ऐसा दिखेगा, द पावर P ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द tangent of the angle by which it converges or diverges beam of light at unit distant from the optical center।
देखो बहुत बड़ी कह सकते हैं कि भाई ये डेफिनेशन है, समझना पड़ेगा। पावर क्या होता है, अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोले ना, ये लैंग्वेज में नहीं, सिंपल लैंग्वेज में, तो पैरेलल लाइट जो भी होती है ना, पैरेलल लाइट को ऑब्वियसली पास कहां से होगी, प्रिंसिपल फोकस एफ में से। अगर पैरेलल लाइट एकदम यहां से पास होती है, यहां से, ऑप्टिकल सेंटर से जितनी पास में से पास होगी उतना ज्यादा अच्छा पावर। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली पैरेलल लाइट है तो एफ में से ही पास होगी। ये हो गया हमारा फोकल लेंथ एफ। तो जिसका फोकल लेंथ कम उसका पावर ज्यादा। मींस पावर मींस क्या, कि लाइट को कितना पास में और कितना फटाफट गैदर कर सकता है, क्योंकि यहां पे एक और रे होगा तो वो भी यहीं से पास होगा। लाइट को गैदरिंग करने का पावर। अगर इसका फोकल लेंथ ज्यादा है तो वो लेंस में ऐसे होगा। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ बहुत ज्यादा है, मतलब इसका पावर होगा कम। इसकी फोकल लेंथ बहुत कम है तो इसका पावर होगा ज्यादा। ये सिंपल लैंग्वेज है, इसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल by which it converges और diverges beam of light। ये हमारा लाइट है और उसको उसने कन्वर्ज कर दिया यहां पे, ठीक है, F पे। ये हो गया सपोज हमारा H, तो ये हो जाएगा हमारा F। सेंटर का, लेंस का सेंटर पार्ट होता है ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा। तो ये यहां पे मुड़ गया। कितने एंगल पे मुड़ा, मान लो डेल्टा एंगल पे मुड़ गया ये। तो यहां पे लिखा है डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल, मतलब ये जो एंगल है ना उसका टेंजेंट मतलब टेन। तो इसका टेन क्या होगा, तो टेन डेल्टा क्या होता है, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, मतलब F बाय H। फिर हम लिखेंगे कि इफ डेल्टा इज वेरी स्मॉल, अगर डेल्टा बहुत छोटा है तो क्या लिखेंगे, टेन डेल्टा इज अप्रोक्सीमेटली डेल्टा, है ना। तो यहां पे हम लिख देंगे डेल्टा इज इक्वल टू F बाय H। ठीक है, अब यहां पे देखो कि यहां पे डेल्टा हमने गलत निकाला। लाइट एक्चुअली में जाएगी तो ऐसे, यहां पे जाने वाली लाइट ऐसे मुड़ गई, तो उसका डेविएशन ये हुआ, है ना। तो अब यहां पे अगर तुम Z बनाते हो तो ये डेल्टा बना। तो इसके लिए अब ये ट्रायंगल के लिए tan डेल्टा लेते हैं, यहां पे लिखता हूं। तो tan डेल्टा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। अब ये हाइट हम लेते हैं यूनिटी 1। सो इफ H इज इक्वल टू 1 एंड tan डेल्टा इज अप्रोक्सीमेटली डेल्टा, जब डेल्टा बहुत छोटा होता है तब, तो डेल्टा इज इक्वल टू H की जगह 1 लिख दो तो 1 बाय F, इसी को बोलते हैं पावर। तो पावर का फॉर्मूला हो गया पावर P इज इक्वल टू 1 बाय F। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, पावर P इज इक्वल टू 1 बाय F। देखो पावर का SI यूनिट D मतलब डायोप्टर और मीटर इनवर्स। ठीक है, डायोप्टर या मीटर इनवर्स, है ना। आपकी बुक में कुछ एग्जांपल दिए हैं लास्ट में कि दस व्हेन एन ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर। अगर कोई डॉक्टर आपको ये बोलता है कि आपको पावर 2.5 डायोप्टर के चश्मे हैं, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ
कि पावर P इज इक्वल टू 1/f, पावर की जगह डाल दो प्लस 2.5 इज इक्वल टू 1/f। इसको सॉल्व करोगे तो f की वैल्यू मिलेगी प्लस 40 मीटर। क्या मिलेगी? प्लस 40 मीटर। मतलब आपको 2.5 नंबर के चश्मे हैं, डॉक्टर ऐसा बोलता है कि तुमको 2.5 नंबर के चश्मे हैं, वो प्लस 2.5 है, मतलब कि आपको ऐसा लेंस पहनने की जरूरत है जिसकी फोकल लेंथ 40 मीटर हो। और पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होती है? कॉन्वेक्स की। मतलब ये कि इसमें आपको कॉन्वेक्स लेंस पहनना है। ठीक है, तो यहां तक अच्छे से समझना, अच्छे से पढ़ना लाइन टू लाइन। और अगर ये पावर ऑफ लेंस में नहीं समझ में आ रहा हो तो मैसेज करना, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।